Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to this YouTube channel. श्योर शॉर्ट सीरीज़ 3.0 का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 7। इसके पहले मैं 6 पार्ट्स ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर। इसके जो पहले के शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ हैं 3.0 के पहले, मतलब कि 2 और 1, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं वो सब, आपके एग्जाम्स के लिए पहले भी रहे हैं एंड आई एम श्योर इस बार भी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जस्ट वन नोट ऑफ कॉशन दैट ये जो सारे के सारे सीरीज़ हैं या वीडियोस हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इनमें बहुत ज़्यादा है या फिर क्रक्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप इन्हें कम से कम 3 से 4 बार हर एक वीडियो को देखें, तभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, आप इनसे पढ़ाई करते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स एंड PDFs एंड नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन लाइक डिस्कशंस एंड ऑल। ओके, सबसे पहले आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है अलग अलग वेक्टर्स और उनके साइज़ लिमिट, मतलब उसमें कितने साइज़ लिमिट का इंसर्ट हम उसमें डाल सकते हैं, क्या बेसिस हैं उनकी, कहाँ से वो आ रहे हैं, क्या मेजर एप्लीकेशन है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो DBT हो, चाहे वो CSIR नेट हो। तो बात शुरू करते हैं एक एक करके। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब जो वाहक लेकर जाए किसी चीज़ को, तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, या लेट्स से हम बोलेंगे कि एक उसमें हमने किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को इंसर्ट किया और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाने में वेक्टर्स का रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। सबसे बेसिक जो वेक्टर है जिसको कि हम पढ़ते हैं, इसका बेसिस है नेचुरली अकरिंग मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो फ्रेगमेंट हम इस पर इंसर्ट कर सकते हैं उसका साइज़ है 10 किलो बेस के बराबर या उससे कम। मेजर एप्लीकेशन है सब क्लोनिंग, डाउन स्ट्रीम मैनिपुलेशन, cDNA क्लोनिंग, एक्सप्रेशन एसेज। फिर आता है फेज। फेज बैक्टीरियोफेज लेमडा से बना है, मतलब उससे आता है। 5 to 20 KB का फ्रेगमेंट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जीनोमिक DNA क्लोनिंग, cDNA क्लोनिंग, एक्सप्रेशन लाइब्रेरी एप्लीकेशन है। कॉस्मिड, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब कि कॉस साइड को जो बैक्टीरियोफेज लेमडा है वहाँ से कॉस साइड लेकर आए, और प्लाज्मिड, दोनों को मिला के बन गया कॉस्मिड। कॉस्मिड में 35 से 45 KB का फ्रेगमेंट आप इंसर्ट करोगे। जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ है, जो किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उसमें कौन से वेक्टर को इस्तेमाल किया गया है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ई कोलाई के F फैक्टर प्लाज्मिड इसका बेसिस है। 75 से 300 KB तक के फ्रेगमेंट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ लार्ज जीनोम में ये इस्तेमाल होता है। यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, मतलब ARS जो है, ये सब चीज़ें इसका बेसिस बनाते हैं। 100 to 1000 KB का फ्रेगमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ लार्ज जीनोम, यैक ट्रांसजेनिक माइस एप्लीकेशन में आते हैं। फिर आता है मैक, मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मेमिलियन सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ जाएगा। एंड देन 100 KB to 1 MB से कम तक का फ्रेगमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अंडर डेवलपमेंट फॉर यूज इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन जीन थेरेपी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लाइड आई मस्ट से। नेक्स्ट, यहाँ हम बात करने वाले हैं HIV के इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सा पर्टिकुलर मतलब जगह है जहाँ पे जाके ये प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हाइब्रिड बनते हैं उनको कौन तोड़ता है, या किस तरीके से हाइब्रिड बनते हैं, कैसे चीज़ें मूव करती हैं आगे, सब चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात हो रही है, यहाँ पे 2 बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ होगी इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल, कैसे HIV इन्फेक्ट करता है टारगेट सेल को, और सेकंड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ प्रो वायरस। सबसे पहले शुरू करते हैं HIV GP120, ये बाइंड करता है कहाँ पे जाके, ये बाइंड करता है टारगेट सेल पे जाके CD4 पे। ठीक है,
फिर उसके बाद में HIV GP41 जो है वो कीमोकाइन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है CR4 और CCR5। इनसे जाके, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इनसे जाके ये बाइंड करते हैं, ठीक है, एंड फ्यूजेज विद द टारगेट सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद में ये फ्यूज़ कर जाते हैं टारगेट सेल मेम्ब्रेन के साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आता है न्यूक्लियोक एसिड कंटेनिंग वायरल जीनोम एंड एंजाइम एंटर सेल, ये जिसमें वायरल जीनोम है और एंजाइम से ये सेल के अंदर एंटर करता है। सेल के अंदर एंटर करने के बाद इसका जो कैस्पेड है वो हट जाता है और एंजाइम्स और जो जीनोम है वो रिलीज़ हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में जो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जीनोम से आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है। क्योंकि आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज एच, ठीक है। ये राइबोन्यूक्लियेज एच जो है ये क्या करता है, ये आरएनए को, क्योंकि आपने पढ़ा होगा और ये इससे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है CSIR में भी और गेट में भी, कि आरएनए डीएनए हाइब्रिड से आरएनए को अलग करने का काम कौन करता है, तो वो है राइबोन्यूक्लियेज एच, आरएनएज एच, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आरएनए को हटा देता है फ्रॉम आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ओके। अब इससे क्या होगा, इससे आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाइनली मिल जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मेशन होगा दूसरे स्ट्रैंड का, और उसके कारण हमें फाइनली HIV का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है। ये जाता है उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये जो सेल का जीनोम है उसके साथ में इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेट करता है कैसे, ये वायरस के इंटीग्रेज एंजाइम को इस्तेमाल करके। इस्तेमाल करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रो वायरस का। अब प्रो वायरस का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ। ये तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक कि ऐसे प्रोसेसेस ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो जिसके कारण आपका प्रो वायरस एक्टिवेट हो। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ प्रो वायरस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो आपका जीनोम है, जो आपका इंटीग्रेट किया है, इससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं प्रोवायरल डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके अलावा mRNAs बनते हैं। अब ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। साइटोप्लाज्म में मूव करके क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो जो वायरल प्रीकर्सर प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आते हैं वायरल प्रोटीएज। ये प्रोटीएज क्या करेंगे, प्रोटीएज जो है वो प्रीकर्सर को वायरल प्रोटीन में तोड़ देंगे, इससे एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बन जाएंगी। अब HIV का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है और प्रोटीन्स जो हैं ये असेंबल होती हैं होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है। और यहीं पे GP41 और GP120 जो है वो इंसर्ट होते हैं, इसी जगह पर इंसर्ट हो गए। इंसर्ट होने के बाद में मेम्ब्रेन का बडिंग आउट होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बड आउट होने के बाद में वायरल एनवेलप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। होने के बाद में जो फाइनली ये रिलीज़ हो जाते हैं पार्टिकल्स, कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स, मैच्योरेशन हो जाता है यहाँ पे। इनकॉर्पोरेट इन प्रीकर्सर प्रोटीन्स आर क्लीव्ड बाय वायरल प्रोटीएज प्रेजेंट इन वायरल पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेसेस चलते हैं, इन्फेक्शन ऑफ टारगेट सेल और एक्टिवेशन ऑफ प्रोवायरस। आई होप कि ये जो दोनों ही स्लाइड्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हों। इसके अलावा पूरी की पूरी सीरीज़ इनको कम से कम, वापस से बोल रही हूँ, 3 से 4 बार देखना, नहीं तो भूलते जाओगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे मैंने इकट्ठा करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इनको इस्तेमाल करो, अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।